नमस्कार। कार्यक्रम न्याय मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न्याय और न्याय प्रणाली से अवगत कराते हैं और यहाँ तक संभव हो सके आपकी कानूनी समस्याओं का हल तलाशने में आपकी मदद करते हैं। आज का विषय संवेदनशील है क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस बड़ा देश होने के कारण हमारे यहाँ बच्चों की जनसंख्या भी बहुत है, करीबन 440 मिलियन। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और चूंकि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं भी हमारे देश में हैं, जिससे आप बहुत वाकिफ़ हैं। कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं, कुछ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के बहुत नीचे हैं और कुछ बहुत अमीर हैं। जब इस तरह की असमानताएं और नाबराबरियां होती हैं तो वहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो एक संघर्षमय स्थिति में आ जाते हैं। बहुत सारे कानून हैं कि बच्चों को उनके हक दिलाए जाएं। हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की 2000 का, इसके अलावा CPCRC एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, इत्यादि इत्यादि। इस समय इस कार्यक्रम में हमारे दो विशेष मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले विनोद टिक्कू साहब, आप माननीय सदस्य हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अखबारों की सुर्खियों में हैं। और दूसरी मेहमान हमारी हैं मिस शोभा, आप उच्चतम न्यायालय में आप अधिवक्ता हैं और बच्चों के बहुत सारी जो न्यायिक चीज़ें हैं आप उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आइए लेते हैं एक जायजा। हमारे देश में कानून बहुत हैं, बच्चों के लिए भी कानून बहुत हैं। आप यदि देखें बच्चों के लिए कानून तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कि है। हम कहते हैं कि बच्चों को जो नीड एंड केयर इंग्लिश में बोलते हैं कि उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हमें देखते हैं कि बाहर जाते हैं हम सड़क पे, बच्चे हमारी नॉक करते हैं गाड़ी को, गुब्बारा ले लीजिए, खाने को दे दीजिए, पेंसिल ले लीजिए। इट स्पीक्स वॉल्यूम। बैगिंग में जितने बच्चे आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में बैगिंग में आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए सबसे पहले उनकी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जो भी बैगिंग में बच्चे उठा लेते हैं, क्रिमिनल जो कम बच्चे उठा के, और यदि कोई बैगिंग करता हुआ किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे आपको मिलता है बच्चा, उसको पहले सब लोगों को ही चाहिए कि एक तो बैगिंग बंद करें, उनको बैगिंग देना बंद करें। को जितना सुविधाएं और मिलनी चाहिए वो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके बहुत से कारण हैं और इसी की वजह से जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जब एजुकेशन नहीं है उनके पास कोई रास्ता नहीं है और आगे बढ़ने का, तो वो क्राइम पर चले जाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के होते जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास आगे कोई जीवन में बढ़ने के लिए कोई लक्ष्य है। कि हमारे देश में बच्चों के प्रति पूरा समाज जो उत्तरदायी होना चाहिए वो उत्तरदायित्व की बराबर कमी है। घर ही प्राथमिक पाठशाला होता है, वहाँ परिवारों में ही बच्चों का ठीक से लालन पालन नहीं हो पाता। हमारे बच्चे जो बचपन है उसको ही नहीं एंजॉय कर पाते हैं। उसका कारण है कि हमारे देश में गरीबी बहुतायत है। 85% जनता जो है गरीबी से परेशान है, जूझ रही है। बच्चों के लिए ना तो पीने के लिए दूध है, ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। विद्यालयों का, शिक्षालयों का बहुत बुरा हाल है। मेरा तजुर्बा है कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो लॉ इम्प्लीमेंट करती हैं, इन तीनों का आपस में समन्वय नहीं है। Well, I think according to me, it's the way the civil society, the judicial system, the political parties, we all actually have to come up with a big awareness program. I think awareness is the biggest thing. भारत का बच्चा एक कंटेस्टेशन में है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते रहते हैं कि आप कभी तिहाड़ जेल में जाते हैं और आपको ये पता चलता है कि बच्चे यानी जुवेनाइल 18 साल से कम बच्चे जो हैं, जो JJ एक्ट के तहत जो थे कहीं और जाने चाहिए, वो तिहाड़ जेल में हैं। आप कहीं जाते हैं, लेबर कैंप में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बच्चे जो कानूनन रूप से जिनको स्कूल में जाना चाहिए वहाँ वो पढ़ रहे हैं। मुख्तसर क्या स्थिति है? देखिए, नॉर्मली हमारे जो देश की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश की एक विडंबना रही है कि हमारे बच्चों को हमने बच्चों का हक नहीं दिया है। बच्चा एक ऐसा ही उतना ही हक रखता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आप रखते हैं या मैं रखता हूँ। आर्टिकल 21 इज़ वेरी क्लियर कि वो सबके लिए एक समान है।
उसमें बच्चा और बड़े की कोई बात नहीं है, पर बच्चे को उसका हक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि शायद वो एक वोट बैंक में कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाता, शायद इसलिए शायद हम पूरी तरह से उदासीन रह चुके हैं बच्चों के हकूक़ के बारे में। आप उनके एजुकेशन के राइट्स लें तो हम पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे कंट्री में, हर जगह, हर कोने में, हर गांव में, हर गली कूचे में। उनके हेल्थ केयर की बात करें तो अभी भी बच्चे मर रहे हैं जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस से, AES से, या बच्चों के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनकी पूरी तरह दवा दारू नहीं हो पाती, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वार्मर्स नहीं है, या हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, या हमारे पास पूरी तरह से डॉक्टर्स नहीं हैं। बच्चे इसलिए ये होते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से अपना जो नरेगा प्रोग्राम है, इतना अच्छा प्रोग्राम पर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ताकि गरीबी से कम की नीचे की रेखा के जो लोग रहते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको हम उनका पोषण नहीं हो पाता। अच्छा विनोद जी, यहाँ जो आप बातें जो कब करें, मुझे ये लगता है कि एक शब्द, एक लफ्ज़ शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत पहले से, क्योंकि आज़ाद हुए देश को काफ़ी वक्त हो गया, शोभा, ये जो एजुकेशन ऑफ चाइल्ड है, बच्चों की जो शिक्षा है, इसमें विनोद जी ने कहा काफ़ी कमियां, बहुत कमियां, और लगता है जैसे कि अगले 50 वर्षों में भी हम उस नतीजे पे, उस परिणामों पे नहीं पहुंच सकते। कारण क्या है? जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत कर रही है। गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया, अपोज हुआ, स्ट्रांगली अपोज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड हुआ। फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट कहती है 14 ईयर्स तक की एज तक 6 से 14 ईयर आपको एजुकेशन कंपल्सरीली प्रोवाइड करनी है हर पेरेंट को। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, पहले जब ये बिल आया था तो उसमें प्रोविज़न था पेरेंट अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा तो जेल जाएगा। वो प्रोविज़न हटा दिया, बट फिर भी कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़रूर भेजें, आप घर में नहीं रख सकते। गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है कि हर बच्चे को एजुकेट करे। पॉइंट ये है कि क्या पैराफ्रीनिया नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 94.6 हम अचीव कर चुके हैं टारगेट को। सो 94.6% चिल्ड्रन इस एज के ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं। पैराफ्रीनिया है, वो कहते हैं पैराफ्रीनिया है, पैसे की कमी नहीं है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सब लोग वाउच करते हैं। आजकल 1% 2% हर कॉर्पोरेट सेक्टर को अपना लगाना होता है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। CSR का प्रोविजन है, उनको कंपलसरी डिवोट करना पड़ता है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़ा तबका आज की डेट में प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। एजुकेशन की दिक्कत नहीं है कि नहीं होगा, पॉइंट है कि क्या आप और मैं उतने सेंसिटिव हैं? हमें क्या एक बच्चा रोड पे मिल रहा है तो मैं इंश्योर कर रही हूँ कि क्या ये बच्चा कल से स्कूल में दिखेगा, रोड पे नहीं दिखेगा? वो शायद इतनी सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है कि हम आपको मैं ना बोलूँ कि आपने नहीं करा, आपने नहीं करा, आपने नहीं करा। हम सब लोग मिलके अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। अगर मुझे पता है कि मेरे पास ये काम नहीं है, अगर मिस्टर टिक्कू का काम है तो वो 2 बच्चे पकड़ के मैं इनके पास ले जाऊँ कि प्लीज़ इनको एजुकेशन दो, ना कि मैं किसी मंच पे आके ये बोल दूँ ओहो मिस्टर टिक्कू को करना चाहिए था, करा नहीं। मुझे लगता है जिस दिन हम लोग ये सोच लेंगे चलिए आप सब मिलके इस देश को आगे ले जाते हैं, हम सबको एजुकेट कर पाएंगे। जिस दिन बच्चे सारे एजुकेट होंगे आपका देश अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत खूब बात कही शोभा जी। अपनी जिम्मेदारी, आप लोकतंत्र के एक लोकतंत्र में आप हैं और आपके पास एक मैंडेट है, आपके पास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, यहाँ हकूक है। बात बहुत कही, NCPCR के पास मैंडेट है, आप तो प्रोएक्टिव हैं। एजुकेशन के बारे में किस तरह से क्या इसको ला के प्रोविजन में नहीं लाया जा सकता? बेशक पेरेंट्स को हमने ऑब्जर्व कर दिया कि भाई नहीं, आप उस एक्ट के तहत आप उसमें आपको सज़ा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं मान सकता कि पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया गया। ये है ज़रूर कि ये एक ऐसा एक्ट है पूरे वर्ल्ड में जिसमें द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द स्टेट, मतलब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को देखे कि वो स्कूल जाएं। ये और किसी देश में ऐसा नहीं है। बाकी जगह पे यह है कि पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी है करने की, और सरकार की भी जिम्मेवारी है कि पेरेंट अगर नहीं करता तो पेरेंट को पेनलाइज किया जाए। यहाँ पे पेरेंट को पेनलाइज नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे सरकार की जिम्मेवारी है कि बच्चे स्कूल जाएं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया कि पैराफेरनीलिया है, पैराफेरनीलिया भी पूरा नहीं है, फंड्स की दिक्कत नहीं है, पर उस पर काम करने की ज़रूरत है, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2013 तक प्रावधान किया गया था, 3 साल के भीतर भीतर हम ये पूरा अचीव कर पाएंगे, पर जिस हिसाब से अभी स्थिति है मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा तब तक, बिकॉज अभी भी काफ़ी जगह पे काम करने की, बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिव काम करने की ज़रूरत है। नंबर 3, ये जो गैप, ये जो एज ग्रुप है 6 to 14, इससे पहले के जो बच्चे हैं, जो 6 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम है ECCD, वो हमारे पास उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। हमारा सरकार, हालांकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें लॉज की कमी नहीं है,
बहुत बढ़िया लॉज हैं हमारे पास, पर इस उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है। नंबर 2, इसके साथ साथ 14 से लेकर 18 साल तक, क्योंकि बच्चा हमारा कौन है जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, 14 से 18 साल तक के लिए भी हमारे पास कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। ये अच्छा उसको point है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हैज अच्छा टू point थिंक है ऑफ इट कि 14 से 18 साल तक के बच्चे का भी एक लॉ बनना ही चाहिए। उसके साथ साथ एक ऐसा एक लेटरल शिफ्ट मिलना चाहिए बच्चे को कि जो बच्चा पढ़ाई जाता है उसके साथ साथ वो एक लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी अचीव करे, ताकि जब वो 18 साल के बाद निकले तो कुछ ऐसी उसमें आए ताकि वो अपना काम कर सके या किसी ऐसे एक यूजफुल प्रोडक्टिव सिटीजन बने सोसाइटी का। ECC पे तो है जी, ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोटेक्शन पर तो है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जिन स्कूल्स के पास प्री स्कूल है वो सेम प्रोविजंस प्री स्कूल्स पर भी लागू होंगे। आंगनवाड़ी वगैरह जितने भी ये सब हैं जी, सब ICDS ECC के जो लिए है। ही हैं। तो ECC आपके पास एक्चुअली प्रोविजन है। जो बहुत ज़्यादा अप क्लास पेरेंट्स हैं वो वैसे भेजते हैं प्री स्कूल्स में, बाकी जो लोग नहीं भेज पाते हैं विलेजेस वगैरह उन सब के लिए ECC में आंगनवाड़ीज़ की अच्छी प्रोविजंस हैं। 14 to 18 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जी, क्योंकि यस जुवेनाइल एक्ट कहता है वो बच्चा है अभी भी, जी, सरकार को अदरवाइज नहीं लगता राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि वो 14 से 18 साल का क्या करोगे। आपने कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल तक दिलवा दी, उसके बाद क्या होगा। अगर मैं एक स्कूल चलाती हूँ, मैं कहूँगी भाई माफ़ करें 14 साल तक मैंने आपको एजुकेशन दे दी, वो तो ज़रूरी था, अब आपका जो करना है करो। के साथ साथ ऐसी भी समस्याएं हैं जो हम बाहर जाते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं, डीप इंटीरियर्स में जाते हैं, जो ट्राइबल लड़कियां हैं जी, या बच्चे हैं, उनके लिए कहीं स्कूल का प्रावधान भी नहीं है। जो 8वीं क्लास करने के बाद अगर वो 9वीं 10वीं जाना है तो उसके पास स्कूल नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। सो इनके लिए ये काम करने की बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिव काम करने की ज़रूरत है पूरे देश भर में, इन उन एरियाज़ में जहाँ पे स्कूलों का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन अपने दोनों में एस्टीम्ड गेस्ट का ध्यान जो है वो एक दूसरी बात की ओर खींचना चाहूँगा कि यहाँ ये बच्चे जो 18 साल से कम आयु के, आपने बच्चों और किशोरों की यहाँ पर बात की, आंकड़े ये बताते हैं कि इनमें से बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं और जो नौजवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 15-16 साल से ऊपर हैं, वो चूंकि उनके पास रोजगार नहीं है, वो एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं। यहाँ बहुत कम बच्चे जो हैं वो एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत अधिकांशतः बच्चे जो हैं वो एक नेगेटिव रुख भी ले रहे हैं। मेरा इशारा जो है वो अपराध प्रवृत्तियों की तरफ है, क्योंकि इन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक इस तरह का प्रोएक्टिव स्टैंस लें, ताकि कानून है जैसे जेजे एक्ट की आपने बात की, उसमें बहुत सारे जो है, उसमें जेजेबी बोर्ड्स की बात आ गई, उसमें होम्स की बात आ जाती है, उसमें रिहैबिलिटेशन की बात आ जाती है। बेसिकली बात रिहैबिलिटेशन की आती है। शोभा जी क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने जब काम कर भी रहे थे और अदरवाइज भी अगर आप 10-15 प्रोबेशन ऑफिसर्स की रिपोर्ट उठा के देंगे तो आपको पता चलेगा वो सारे बच्चे जो आ रहे हैं इस अपराध वाले एरिया में वो इसलिए आ पाते हैं, माँ मेड है, फादर ड्राइवर है, या फादर कुछ नहीं करता, केवल ड्रिंक करता है, शाम को मदर काम से आती तो मारता है। अब वो बच्चा क्या है, घर पे उसके लिए वो एक छोटा सा कमरा जिसमें सबको रहना है, तो वो बाहर जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, जो कि ड्रग्स लेके कहीं पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेंगे क्योंकि उनको अपने लिए वो पॉकेट मनी अर्न करनी है, कर ली उन्होंने, उनको इससे मतलब नहीं सही और गलत। मेरे को भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, आप ढंग से दे दें नहीं तो मैं छीन लूँगा, ठीक है, तो अपराध हो जाता है। आपके हाथ में जब बच्चा आया तो थैंक्स बोलिए कि ठीक है बच्चा हमारे हाथ लग गया, गलती से लगा क्योंकि उसने अपराध किया था, पर क्या अब आप उसका जीवन सुधार देंगे? वो रिहेबिलिटेशन है कि मैं रिहेबिलिटेट कैसे करूं। पेरेंट्स तो बदल नहीं सकता, उसका घर नहीं बदल सकता क्योंकि वो उसी घर में रहेगा, पर हाँ अगर मैं उसको एजुकेशन दे दूं तो जब वो बोर्ड में आया और बोर्ड मैजिस्ट्रेट ये इंश्योर करे उसका असेसमेंट रिपोर्ट देखने के बाद कि मैं इसको कहीं ना कहीं किसी स्कूल से अटैच कर दूं, और बोर्ड का जब ऑर्डर होगा तो हर हालत में स्कूल लेगा, प्रोवाइडेड NCPCR एक रोल प्ले करे कि वो 10 स्कूल एक बोर्ड के संग अटैच हो जाए जी, ठीक है। तो वो स्कूल मना नहीं कर सकता कि देखिए आपके बच्चे के ऊपर एलिगेशन रेप का है, हम तो एक रेपिस्ट को नहीं लेंगे, या मर्डर का है, हमारे और बच्चों पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिमिनल होता ही नहीं है ना 18 साल तक। तो आपका लॉ कहता है आप उसको अपराधी नहीं बोल सकते हो, उसके किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखा जा सकता पूरे लाइफ के लिए कि उसने कोई अपराध किया था। एजुकेशन दे दीजिए और उसके बाद उसको पढ़ा आगे की उसके देख लीजिए क्या आप उसको और ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे कि वो कुछ मोबाइल मैकेनिक हो गया, कंप्यूटर मैकेनिक हो गया, कुछ और काम सिखा दीजिए सो दैट वो अर्न करने लगे।
प्रवृत्ति भी सुधारिए, उसको ये बताइए कि देखिए आपने करा, ऐसा नहीं करना, आगे ना करें। हमने देखा है 10-10 साल के बच्चे रेप एलिगेशन में बोर्ड में लाए गए जी, और उनको ये तक एहसास नहीं था। कैसा बच्चा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। 10 साल का बच्चा, उसकी पड़ोसन उसको ये बोल के गई, बेटा मैं कहीं जा रही हूँ, 3 साल की बच्ची मेरी है, इसका ध्यान रख लेना। जी, तो ही वॉज कस्टोडियन ऑफ दैट गर्ल, जी, ही कमिटेड रेप अपॉन हर। जब वो लाया तो उसको सबने समझा दिया आसपास के लोगों ने कि हाँ मत करना। तो एक आपने गलती कर ली, पहला आपने विश्वास तोड़ा, दूसरा आपने गलती कर ली, तीसरा आपने ये और सीख लिया कि मैं झूठ बोल सकता हूँ। तो आपको ये और पता चल गया आगे जाकर कि ये सब करने पे बच भी जाते हो। तो 10 साल तक तो मैंने जान के अपराध नहीं किया था, 18 साल के बाद मैं जान के भी अपराध करूंगा तो मुझे रास्ता और पता चल गया था। विनोद जी, शोभा जी ने बड़ी आधारभूत ये चीज़ें जो है, बिल्कुल ये मानसिकता सी हमारे व्यवहार, हमारा सामाजिक जो परिवेश है, ये उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। वो सुधार उस पर्सन की सोच में भी लाना है। जी, गलती करी, आगे मत करना, बाकी और भविष्य की बात है वो हम सुधारने के लिए आपके साथ हैं। कानून एक तरफ, एक्ट अधिनियम एक तरफ, लेकिन जैसे प्रवृत्ति की बात की इन्होंने, विनोद जी गैप्स कहाँ पे हैं, ये कमियां कहाँ पर हैं, ये खाइयां कहाँ पर? ये खाइयाँ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ जाती हैं। जैसे ये इन्होंने एग्जांपल दिया, एक बच्चा यहाँ पे था, स्पेशल होम में था, वो मर्डर में, गैंगवार एंड मास मर्डर में इन्वॉल्व था बच्चा। जैसे भी जिस गलती से भी आया था वो, उसके बाद उसको जब काउंसिल किया गया तो उसको लगा कि हाँ मैंने गलती की है, बिकॉज वो उसमें इन्वॉल्व नहीं था एक्चुअली, पर चूंकि चालान रिपोर्ट में आ गया था वो चल गया। तो उसके बाद उसका एक और केस लगा था किसी और, बिकॉज वो गैंग इन्वॉल्व थी मीरठ में भी जी। तो यूपी में उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान भी लगाया गया, जिसके तहत किसी गवाह की भी ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को उठा के, किसी आदमी को उठा के कहीं पे भी आप अंदर कर सकते हो। गैंगस्टर एक्ट इज़ समथिंग लाइक वेरी डेंजरस। वो आपको ये बताएंगे कि कितना भयानक कानून है वो। आज की दिन 21वीं सदी में अगर गैंगस्टर एक्ट को हम लागू करते हैं तो वाकई में भयावह है वो जी। उस बच्चे के दिमाग में ये बात घुस की, हाँ मुझे ये शायद इनके साथ नहीं जाना, गलत आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए था। उस बच्चे ने उसी ऑब्जर्वेशनों में बैठ के, पढ़ाई में शायद वो तेज़ नहीं था पर वो पेंटिंग में बहुत बढ़िया था। उसको जब पता लगा प्रोबेशन ऑफिसर को कि पेंटिंग करना चाहता, तो उसको उसने कलर्स ला के दिए, क्रेयंस ला के दिए, कैनवास ला के दिए, उसने पेंटिंग करी। वो पेंटिंग इतनी अच्छी उसने प्रदर्शनी करी उसकी, और चीफ मिनिस्टर दिल्ली ने उसको अवार्ड दिया, और उसको उसके बाद वहीं पे एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, एज ए कोच अपॉइंट किया गया। क्या बात है। ये एक एग्जांपल है। ऐसी ये है जो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे की प्रवृत्ति गलत नहीं होती है कभी, ये हम लोगों की प्रवृत्ति है, बड़ों की प्रवृत्ति है जो खराब होती है जी। ये हम जो हैं उस, जैसे इन्होंने जो एग्जांपल दी, वो बच्चा खराब नहीं था, किसी ने उसको खराब कर दिया बता के तू ना बोल देना। दिस इज समथिंग विच इज नहीं, वो कर चुका था। वो हमारी माइंडसेट है जी। बहुत बड़ा रोल जो है वो सिविल सोसाइटी निभाती है। शहरी जो है वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि समाज को हमने और बेहतर बनाना होता है। ड्रग एडिक्शन की बात की, बच्चों में ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। अपराध की बात जहां तक कर रहा हूं, जो पूरे भारत में अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर के बात करते हैं, 24.6% जो है वो अपराध हो रहा है। लेकिन शहरों की बात की जाए शोभा जी, तो 64% के करीब जो है ये अपराध हो रहे हैं। लेकिन जुवेनाइल में वो 18 वर्ष से कम बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल हैं। क्या रोल हो सकता है एनजीओज के लिए, क्या रोल हो सकता है हमारे सिविल सोसाइटी के लिए, ताकि समाज को और इन बच्चों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके? विषय तो बड़ा है, राइट, और हम पॉसिबली उसको टच भी नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर वो हाई क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स को टाइम नहीं है तो बच्चे दे आर फॉलोइंग इनटू दीज काइंड ऑफ हैबिट्स। मैं केवल जुवेनाइल पे रेस्ट्रिक्ट करके बोलती हूँ, जो कि बोर्ड तक लाए गए, उन्होंने ऐसी कोई गलती करी थी। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि उनको लगता है ले तो लिया हमने, और उस ड्रग को लेने के लिए, ये वर्ड मुझे पता है कुछ और होना चाहिए, ड्रग एडिक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, ड्रग को लेने के लिए पैसे मेरे को पेरेंट्स देंगे नहीं, मेरी माँ मेड है या कुछ और है तो मुझे नहीं मिलेगा, तो वो मुझे चुराना है कहीं से, मौका मिला आपकी घड़ी चुरा लूँ, मौका मिला इनसे कुछ ले लूँ, ऐसा, तो वो ऑफेंस दूसरा हो गया। इसके लिए ड्रग लेने के लिए तो आप नहीं पकड़ोगे मेरे को, उस काम के लिए ज़रूर आप बोर्ड में ले आओगे। अब एज अ चाइल्ड मैं रिहेबिलिटेशन नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे को डर ये, पता नहीं वहाँ कौन रहते हैं, कौन लोग हैं, मेरा करेंगे क्या। हम ऐसे बच्चे से मिले जो कि हर दूसरे दिन कूड़े के ढेर में मिलता था। क्यों? क्योंकि वो ड्रग लेके बेहोश हो जाता था। आपसे 40 रुपए निकाले, ड्रग लिया और वहाँ सो गया। पकड़ के लाए, उसको बहुत समझाया कि कितनी बार बेल कराएं तुमको, तुम तो जाके फिर यही कर लेते हो।
तो रिहेबिलिटेशन नहीं जाऊंगा, पेरेंट्स रोने लगे कि रिहेबिलिटेशन मत भेजो, पता नहीं उस बच्चे का क्या होगा। तो आप वो नॉलेज भी तो दीजिए। तो बताइए कि रिहेबिलिटेशन ऐसा है, दिखाइए अपने मीडिया पे आप उनको कि रिहेबिलिटेशन सेंटर ये होता है, इंसान ही होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और आपको सुधार देंगे बिना कुछ और करे हुए। तो आप रिहेबिलिटेटेड एज फार एज ड्रग इज कंसर्न, आप शायद वो चेंज ला पाएँ। अब ऐसे छोटे बच्चे जो आप देखते हैं कि कूड़े के ढेर में से कूड़ा निकालते हैं, पीनते हैं, फिर बीनते हैं, या आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वो एक थिनर लेके या एक वाइट फ्लूइड लेके रुमाल में डाल के उसको सूंघते रहते हैं। अब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज उनको क्या लगता है कि वो 20 रुपये या 25 रुपये में वो कहीं से जाके उसको ले आते हैं, छोटी सी बहुत सस्ती सी चीज़ मिल जाती है उनको, और सूंघने के बाद उनको इतना हाई हो जाते हैं वो कि उनको खाने की सुध नहीं रहती। भूख लगी होती है मगर खाने के लिए उनको परवाह नहीं है, एक बार उन्होंने सूंघ लिया तो उसके 20 रुपये में उसके 2 डंग के जो हैं सवेरे शाम के खाने का समाधान हो गया। तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? उसको अब मैंने किसी से पूछा, बेटा 20 रुपये में तुम जाके बिस्किट खा लेते, कहता था बिस्किट तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे मेरे, ये तो मेरा 24 घंटे में चल जाता है। ये सीरियस, तो दिस इज़ वेरी सीरियस। और ये सब्सटेंस अब्यूज़ के ऊपर हम कुछ कमीशन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, हम एक स्टडी रिसर्च स्टडी भी कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज़ बीइंग रोल्ड आउट नाउ, कि इस चीज़ का ये पूरे वर्ल्ड में शायद किसी और कंट्री ने ऐसा स्टडी नहीं किया होगा अभी तक जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत भयानक चीज़ जो फैलती जा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इतने ये हैं ज़बरदस्त इसके एडिक्ट बन चुके हैं, वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि वो सवेरे 8 बजे जब स्कूल जाता है बच्चा तो टाई पहन के बैग लेके जाता है, तो 5 रुपये की वहाँ पे उसको पुड़िया मिल जाती है वो करने के लिए, वो स्कूल जाने से पहले वो लेके स्कूल चला जाता है। लेकिन विनोद जी, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात और यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि स्कूल में उसके पास रिक्रिएशन के लिए जगह नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट में जितने वो सब हिल स्टेट्स हैं उनके पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, रिक्रिएशन नहीं है, तो उसको लगता है कि मैंने तो चांद सितारे देख लिए। सो ये चीज़ें हमें समझनी है कि ये बच्चे क्यों करते हैं, यहाँ पे बच्चा ऐसा क्यों, उसके पास खाने को नहीं मिलता कुछ, इसलिए वो ये चीज़ जो स्निफिंग करता है, जो इंसॉल्वेंट्स लेता है, जो बाकी सॉल्वेंट्स लेता है, जिसमें ये लेडीज़ का थिनर भी है शामिल है, या टायर पंक्चर का जो सोल्यूशन वो भी शामिल है उसमें। तो ये चीज़ें वो लेता क्यों है? क्योंकि उसको बाकी परेशानियों से निकलने के लिए वो इन चीज़ों का उपयोग करता है। मीडिया अपना काम करता है विनोद जी, शोभा जी, लेकिन इसमें मोटे तौर पर बात करना चाहूँगा, हम आप सब एक लोकतंत्र, एक निज़ाम है जिसके हम एक हिस्सा हैं। इसमें विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका ने अपना काम किया, कानून को बना दिया, बहुत सारे बहुत सारे, और कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उनको लागू किया जाए, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है न्याय को दिलाना। आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, कोर्ट तक जब जब आता है मैटर, ऐसे कोई भी मैटर, एक्चुअली सॉल्यूशन निकलते हैं। पॉइंट है वो कार्यपालिका जो बीच वाला है ना, वो ही शायद बड़ा गैप है। कानून बन जाते हैं और बिलीव में बहुत हैं, इससे ज़्यादा कानून की ज़रूरत नहीं, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि एज एन एडवोकेट हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। फिर कोई उनको इफेक्ट अपन तो कर दे, इम्प्लीमेंट तो कर दे। विनोद जी क्या कहेंगे? ये सही बात है। इसमें जब पहले भी मैंने बताया था कि जो इसमें जो प्रॉब्लम है, जो गैप है, वो सिर्फ एट द एग्जीक्यूशन लेवल है। अब जितने भी लॉज बने हैं, क्रिमिनल साइड पे आ जाइए आप, क्रिमिनल साइड में कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? एक कांस्टेबल करता है, पुलिस का एक आदमी जो नीचे तबके का एक पुलिस ऑफिशियल है। अब वो इतने कानून कहाँ से रटे? अब उसको मालूम है अगर रेप हुआ तो ये लगेगा 376 लगेगा, कहीं मर्डर हुआ तो उसमें 302, अब 302 में भी कितने और प्रावधान है वो उसको नहीं मालूम, 376 में और क्या क्या प्रोविजन है उसको अगर मैं पूछूं 376 पूरा बता दो उसको नहीं मालूम, उसको 498 का जो किसी उसके साथ होता है उसको क्या मालूम उसमें क्या, उसको ये नहीं मालूम। बदकिस्मती ये है कि जब वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट को भी उससे ज़्यादा मालूम नहीं जितना उसे मालूम है। जी जी, उसको वो तब पता लगता है जब वकील जाकर उसको निकाल के दिखाता है ये है साहब, ये ऐसे ऐसे है जी। पर तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि हम ऑलरेडी एक बच्चे के साथ कुछ गलत और ज़्यादा कर लेते हैं, उसने गलती से गलत किया था पर हम जानबूझ के गलत कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, जो हमारी जिम्मेवारी। हमारा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जी, उसका स्पर ऑफ मोमेंट है, ऐसा मतलब मैं टर्म यूज कर रही हूँ उसको, उतना ही ये इतना ही सीरियस है। आप कुछ बच्चों के संग खेल रहे हैं, उनकी लाइफ के संग आप उतना ही बड़ा अपराध कर रहे हैं जो एक मर्डर जैसा होता है। पॉइंट ये है, आप कह रहे थे ना कार्यपालिका नहीं करती है, कोई भी एक बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का दिखा दीजिए मुझे जहां पर बोर्ड ऑब्जर्वेशन होम और साथ में रिहेबिलिटेशन भी हो। फिलहाल मैं चूंकि समय खत्म हो रहा है, इसमें मैं ये एक बात जोड़ना चाहूंगा और दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए संवेदनाएं आपकी हैं, महसूस आपको होना चाहिए। हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो पटरी पर, रेल की पटरी पर जो कूड़ा बीनता हुआ बच्चे से ये पूछते हैं कि बच्चे तुम्हारा घर कहाँ है। कितने ही हम में से ऐसे लोग हैं जो
रेलवे स्टेशन के पिछवाड़ों पे जो ड्रग बेची जा रही होती है, हम प्रोएक्टिव होके पुलिस को या अधिकारियों को सूचित करते हैं कि यहां पर यह हो रहा है। संवेदनाओं की कमी हमारे यहां भी है, क्योंकि हर एक बच्चे को जब आप अपना बच्चा समझेंगे तो मुझे लगता है समस्याओं का हल वहां होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद टुकू साहब, आप कार्यक्रम में तशरीफ लाए, बहुत सारी अच्छी बातें हुई और हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे और कहेंगे हम आपके बिल्कुल साथ हैं, हमारे दर्शक आपके साथ हैं। आप अपने प्रोएक्टिव काम पे रहिए और सूचनाएं आपको देते रहें, क्योंकि जब आपको सूचनाएं मिलेंगी, NCPCR को सूचनाएं मिलेंगी, उस पर कार्य होगा और बच्चों की दशा जो है वो सुधरेगी। विनोद टिक्कू साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोभा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में तशरीफ लाए और बहुत सारी हमने जो मुद्दे वाली बातें जो है हमने की। फिलहाल दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हमें लिखना मत भूलिएगा हमारे इस पते पर, क्योंकि आपकी राय जो है वो हमारे पास आती रहनी चाहिए ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सकें। फिलहाल सिर्फ इतना ही। नमस्कार।